आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल और पावर वायरिंग के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसकी जो कंट्रोलिंग होती है उसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार डेल्टा का स्टार्टर का उपयोग हमें वहाँ पड़ता है या उस वहाँ इसका ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मोटर की कैपेसिटी 5 एचपी से अधिक हो। जैसे 10 एचपी 15 एचपी की मोटर अगर चलाना है तो वहाँ पे हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाने के लिए या फिर ऐसा समझ लो, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें 3 कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक मेन, एक डेल्टा, एक स्टार, और साथ ही टाइमर होता है या इसको टीडीआर रिले भी हम बोलते हैं। और एक ऑन पुश बटन, एक ऑफ पुश बटन और एनओ और एनसी की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर हम पावर वायरिंग की बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो पावर वायरिंग है वो सीधी सीधी ही होती है। जैसे कि हम देखिए, ये 3 फेज सप्लाई है। यहाँ से हमने आर वाई बी फेज एम सी बी या एम सी सी बी को दिया है। मोटर के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम एम सी बी यूज़ करेंगे या एम सी सी बी, आजकल एम पी सी बी भी हम यूज़ करते हैं उसकी जगह। तो यहाँ से आगे सप्लाई बढ़ेगी और वो जाएगी मेन कॉन्टेक्टर पे, और मेन कॉन्टेक्टर के बाद वो सप्लाई जो है आगे बढ़ेगी। और उसके साथ ही जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके साथ ही ओवरलोड रिले लगी होती है। तो ओवरलोड रिले से होते हुए वो सप्लाई मोटर के टर्मिनल पर चली जाएगी। और मेन के ऊपर से ही हमने एक सप्लाई को और लूप किया है जहां हमने डेल्टा को सप्लाई दिया है, डेल्टा कॉन्टेक्टर को। और डेल्टा कॉन्टेक्टर जो आउटपुट है वो कहाँ पे, मोटर के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और बीच में से ही हमने स्टार कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई से कनेक्ट किया है। अब हमको देखने पे कैसे पता चलेगा कि भाई स्टार कॉन्टेक्टर कौन सा है? तो जिस कॉन्टेक्टर के ऊपर देखो इस प्रकार से शॉर्ट किया रहता है या लूप किया रहता है वही स्टार कॉन्टेक्टर कहलाता है। यह डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये मेन कॉन्टेक्टर है। तो देखो, मैंने एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का इमेज लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये एम सी सी बी या एम सी बी मेन रहेगी। और यहाँ से देखो, ये आउटपुट हुई सप्लाई 3 फेज पावर सप्लाई, और ये है मेन कॉन्टेक्टर, इसके इनपुट में आ गई है। और साथ ही साथ देखो, ये डेल्टा के इनपुट में भी सप्लाई आ गई है। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा कि ये मेन को भी आ गई है और साथ ही साथ डेल्टा के इनपुट में भी सप्लाई आ गई है। और इसके जो आउटपुट है, यहाँ पे देखो ये ओवरलोड रिले लगी है OLR। तो इससे होते हुए ये जो सप्लाई है ये यहाँ पे कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी मोटर के टर्मिनल पर। और जो डेल्टा है, डेल्टा का जो आउटपुट है, तो देखो यहाँ से एक कहाँ दिया है सिरा, ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। मैंने अभी आपको बताया हम कैसे पहचाने कि इन तीनों में से स्टार कौन सा है। तो स्टार के लिए ऊपर ऐसे लूप किया रहेगा क्योंकि हम शॉर्ट करते हैं स्टार में। तो ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे लूप किया है, और इसका जो टर्मिनल है वो कहाँ पे कनेक्टेड है? वो मोटर के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पे ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है। और मेन कॉन्ट्रैक्टर कैसे पहचानेंगे? कि जिसके साथ ओवरलोड रिले लगाई गई है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर रहता है। और ये टाइमर वगैरह लगाया गया है तो इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो पावर सप्लाई कैसे जाती है? हमने सीधा देखा एमसीसीबी से सीधी कहाँ आई, ये आती है मेन कॉन्ट्रैक्टर पे, वहीं से डेल्टा को भी लूप किया गया है सप्लाई। इसका जो आउटपुट है OLR से होते हुए वो चला जाएगा मोटर को, और यहाँ से भी चला जाएगा मोटर को। और वहीं से एक सप्लाई लूप हमने कहाँ दिया है? स्टार कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे फिगर में बताया है। OLR रिले से होते हुए या ओवरलोड रिले से होते हुए ये टर्मिनल पे आ जाती है। और आपने देखा होगा मोटर के ऊपर जो है 6 टर्मिनल बने होते हैं। तो ये वही 3 टर्मिनल ये है और 3 टर्मिनल ये है। और डेल्टा का जो आउटपुट है वो देखिए आप, ये मोटर इसके सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ से जो है हमने स्टार को लूप दिया है और स्टार को ऊपर से शॉर्ट किया है ना। तो पावर तो सीधी सीधी रहती है, लेकिन मेन हमको समझना है कंट्रोलिंग। ठीक है। तो देखिए, ये देखो यहाँ पे ये एक पावर कनेक्शन, ये हम डेल्टा में कनेक्ट किया गया है और ये स्टार में कनेक्ट किया गया है। तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं कि इसका जो पहले वाली वाइंडिंग है इसका सिरा दूसरी वाली वाइंडिंग के पहले सिरे से, और इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो तीसरी वाली वाइंडिंग के पहले सिरे से, और तीसरी वाली वाइंडिंग का जो लास्ट वाला सिरा है वो पहली वाली वाइंडिंग के पहले सिरे से। इस प्रकार से कनेक्ट रहता है, जिसको हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। और ये स्टार कनेक्शन है। देखो, इसमें तीनों वाइंडिंग के एक एक छेड़े पे हम सप्लाई लगाएंगे और एक एक छेड़े को आपस में क्या किया है? शॉर्ट किया है ना। तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन है। अभी हम कंट्रोलिंग के बारे में
समझते हैं तो कंट्रोलिंग में हम देखेंगे कि स्टार डेल्टा को किस प्रकार से आपस में इंटरलॉक किया गया है और मेन कॉन्टेक्टर का हमने कैसे यूज़ किया है और साथ ही साथ ऑन और ऑफ पुश बटन के साथ कैसे कनेक्शन है और हमने टाइमर यानी टीडीआर को किस प्रकार से कनेक्ट किया है, तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए हमने 3 कॉन्टेक्टर लिए हैं, जैसे कि ये 3 कॉन्टेक्टर लिए हैं। 3 कॉन्टेक्टर में मेन, डेल्टा और स्टार इनको नाम दिया है और साथ ही ये टाइमर है। ये टाइमर जो हमें इस प्रकार से दिखता है, ये टाइमर का इमेज है और ऑन और ऑफ पुश बटन को हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और एनओ और एनसी हमने आपस में किस प्रकार से कनेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कंट्रोल एमसीबी लगाएंगे। कंट्रोल एमसीबी के आगे वो सप्लाई आगे की तरफ बढ़ेगी। अभी देखो जहाँ पे कंट्रोल एमसीबी नहीं है, तो अगर हमारा कंट्रोलिंग 230 पे है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा इनपुट की सप्लाई आ रही है वहीं से हम A1 A2 के लिए सप्लाई ले लेते हैं। 230 वोल्ट पे अगर हमारे स्टार डेल्टा की कंट्रोलिंग है, तो अगर 415 की कंट्रोलिंग है तो हम यहाँ से 2 फेज उठाएंगे। तो अभी हमने ये समझा है कि यहाँ पे 230 वोल्ट पे हमने कंट्रोलिंग किया गया है स्टार डेल्टा स्टार्टर की, और वहाँ पे हमने एक कंट्रोल एमसीबी अलग से लगा दिया है जिसको 230 वोल्ट की सप्लाई हमने दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये सीधी सप्लाई निकली एमसीबी, कंट्रोल एमसीबी से। तो सबसे पहले बात करें तो A2 कैसे मिला कॉन्ट्रेक्टर को, सीधा दे दिया है हमने, सभी को A2 दे दिया है, ठीक है। स्टार को भी, डेल्टा को भी और मेन कॉन्ट्रेक्टर को भी A2 हमने क्या किया, सीधा पहुंचा दिया है। और यहाँ पे जो A1 है, A1 कैसे जाएगा, तो A1 यहाँ से निकलेगा कंट्रोल फ्यूज में जाएगा और कंट्रोल फ्यूज से निकल के, कंट्रोल फ्यूज हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो हमारा फ्यूज उड़ जाता है और हमारा जो कॉन्टेक्टर वगैरह है वो खराब होने से बच जाते हैं। तो हमने कंट्रोल फ्यूज लगा दिया है। उसके बाद OLR रिले जो देखी थी हमने अभी, जब पावर डायग्राम देखा था ऊपर, तो वहाँ पे ओवरलोड रिले जो थी, जैसे कि ये वाली, इसके ऊपर इसका जो NC होगा, ठीक है, वहां से ये सप्लाई पास होगी। NC इसलिए होगा क्योंकि OLR नॉर्मल कंडीशन में क्या रहती है कि जैसे ही वो ऑपरेट होगी तो ये एनसी क्या बनेगा, एनो हो जाएगा। एनो हो जाएगा तो ये जो है हमारी सारी कंट्रोलिंग सप्लाई कट जाएगी। तो OLR यानी कि ओवरलोड रिले के एनसी से सप्लाई आएगी, क्योंकि जब OLR रिले ओके है तब ये पॉइंट एनसी बना रहेगा और ये सप्लाई यहाँ से पास होके ये आएगी ऑफ पुश बटन पे। अब हम जानते हैं कि जो ऑफ पुश बटन होता है वो एनसी होता है, तो वहाँ से सप्लाई आगे की तरफ बढ़ेगी और वो जाएगी ऑन पुश बटन पे। और ऑन पुश बटन क्या रहेगा, हमेशा एनो रहेगा, है ना, हमेशा क्या रहेगा, ऑन पुश बटन एनो रहता है। जैसे हम इसको पुश करते हैं तो इसका जो आउटपुट है, देखिए यहाँ पे इसको A1 मिला है मेन कॉन्टेक्टर को। जैसे हम इसे पुश करेंगे तो क्या होगा कि ये एनो एनसी बनेगा और ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसको A1 मिल जाएगा, A2 हमने पहले से सीधे से पहुंचा दिया है। तो जैसे इसको A1 मिला तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ। तो देखो आप अगर जब तक इसको दबा के रखेंगे तभी तक ये A1 होल्ड होता रहेगा, A1 मिलता रहेगा। लेकिन हम तो पुश बटन क्या करते हैं कि जैसे ही उंगली हटाई तो ये वापस एनो हो जाता है, एनसी से वापस क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। तो उस समय कॉन्ट्रेक्टर को वापस A1 नहीं मिलेगा। तो हमेशा कॉन्ट्रेक्टर को A1 मिलता रहे मेन कॉन्ट्रेक्टर को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक होल्डिंग सर्किट बनाते हैं, है ना। तो देखो ये होल्डिंग सर्किट बना रखा है कि जब हम पुश बटन को दबाते हैं तब तो ये इसको A1 मिलेगा, लेकिन जैसे पुश बटन से उंगली हटाई तो ये वापस एनो हो जाएगा और कॉन्ट्रेक्टर को A1 नहीं मिलेगा और ये बंद हो जाएगा। इसीलिए हम होल्डिंग सर्किट का यूज़ करते हैं। तो देखो इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है होल्डिंग सर्किट का, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे होल्डिंग सर्किट कैसे, कि जो ऑफ पुश बटन है इसके बाद जो सप्लाई ऑन पुश बटन पे आती है, तो आप जब देखोगे कि ऑन पुश बटन के इनपुट में हमेशा जहाँ पे होल्डिंग सर्किट होता है वहाँ पे 2 वायर होते हैं। एक तो आया है और एक यहाँ से देखो कहाँ गया है, जो कॉन्टेक्टर है मेन उसके एनो पे गया है ना, उसके एनो पे गया है। और यहाँ एनो का जो आउटपुट है वो हमने कहाँ दिया है, इसके A1 पे दिया है। अब हम इस पुश बटन को जब पुश करेंगे तो ये एनो एनसी बनेगा और इसको A1 मिलेगा। जैसे इसको A1 मिला, कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हुआ, तो उस समय ये एनो क्या हो जाएगा, ये वाला एनसी हो जाएगा। और जैसे ये एनसी होगा तो यहाँ से जो है कॉन्ट्रेक्टर की A1 हमेशा मिलती रहेगी
और कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा जब तक कि हम ऑफ पुश बटन से उसको ऑफ ना करें। ठीक है, उसके बाद ये तो वापस एन हो जाता है, लेकिन ये वाला सर्किट हमारा जो है कॉन्टेक्टर को होल्ड करा के रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होल्डिंग सर्किट। किस प्रकार से है आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ से देखो एक सप्लाई हमने उठाया है, ये वाला सप्लाई, यानी कि एनो के आउटपुट से हमने एक सप्लाई लिया है, और ये सप्लाई देखो कहाँ दिया है, ये दिया है हमने टाइमर में। ठीक है, अब ये जो टाइमर है किसी किसी में आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने टाइमर लिया है, देखो ये वाला जो टाइमर है इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, अब देखो इसमें A1 है और ये कॉमन पॉइंट है, उसी में यहाँ पे देखो ये A1 है, ये 1780 इसका कॉमन पॉइंट है। अब इसके नीचे वाला सिरा देखते हैं तो यहाँ पे देखो डेल्टा बना हुआ है और 28 नंबर का इसको पॉइंट दिया है, और यहाँ पे स्टार बना है और 18 नंबर पॉइंट दिया है, और यहाँ पे A2 है। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ पे A2 क्या है, A2 तो सीधा ही दे रखा है, यहाँ पे देखो है ना, ये A2 दे रखा है ना सीधा, हमने सभी को लूप मार रखा है। और इसको जो है A1 भी हमने इसके एनओ से दिया है। एनओ से इसलिए दिया है कि जैसे ही कॉन्टेक्टर लगेगा तब ये सप्लाई एनओ से पास होगी, और ये सप्लाई कहाँ जाएगी, इसके टाइमर को मिलेगी, और टाइमर का A1 मिल जाएगा, और यहीं से हमने एक कॉमन पॉइंट को जो है लूप सप्लाई दे रखा है। नॉर्मल कंडीशन में 17 नंबर और 18 नंबर पॉइंट जो है इसका क्या रहेगा, एनसी रहेगा, और 17 नंबर और 28 नंबर पॉइंट आपस में क्या रहेगा, एनो रहेगा, जो कि 17 और 28 डेल्टा के लिए है और 17 और 18 स्टार के लिए है ना। तो देखो यहाँ पे ये देखो, इसको जब हम साइड से देख रहे थे ऊपर से, तो A1 है, ये इसका कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे हम A1 वाली सप्लाई जो लेके आएंगे, यहीं से हम इसको क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। इसको A1 के साथ साथ इसको भी पॉजिटिव सप्लाई मिल गई, सॉरी इसको फेज मिल गया है जो भी है, तो कॉमन पे हमने सप्लाई दे दी। अब इसका नीचे वाला हिस्सा ये है, तो देखो यहाँ से 17 और 18 वाला पॉइंट क्या रहेगा, आपस में एनसी रहेगा। कब तक एनसी रहेगा, जब तक कि हमारे टाइमर का जो भी टाइम हमने सेट किया है वो कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ तो वो जो ये जो 28 वाला सिरा है, जो कि 17 के साथ क्या होता है, एनो रहता है, तो जैसे ही टाइम अगर टाइम कंप्लीट होता है तो ये एनो एनसी बन जाएगा, और 28 नंबर से सप्लाई निकलेगी, और वही सप्लाई जो है डेल्टा कॉन्टेक्टर का A1 बनेगी। अब इसको सामने से देखें तो इस प्रकार से दिखता है, जिसके ऊपर सेकंड की और टाइमिंग टाइमिंग की सेटिंग के लिए दिया हुआ है, और ये इसका फ्रंट है, और ये इसका थोड़ा साइड से इमेज लिया है। तो ये टाइमर है, या इसको हम TDR के नाम से भी जानती है, टाइम डिले रिले के उससे। ठीक है, अभी हम समझ रहे थे, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको सप्लाई दिया है। अब हम बात करेंगे आगे कि इसको स्टार को और डेल्टा को A1 कैसे मिलता है। तो देखिए यहाँ से दोबारा चालू करते हैं, सप्लाई कंट्रोल फ्यूज के थ्रू कहाँ आई, ओवरलोड रिले पे के एनसी पे आई, उसका ओके है तो वो एनसी ही बना रहेगा, और वहाँ से सप्लाई ऑफ पुश बटन पे जाएगी। ऑफ पुश बटन हमेशा एनसी होता है, यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी और वो जाएगी ऑन पुश बटन में, ये एनो होगा। जैसे हम इसको पुश करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से इसको A1 मिलेगी, और साथ ही साथ होल्डिंग सर्किट भी हमारा कंप्लीट होगा, और इस कॉन्टेक्टर को A1 मिलेगा। A2 हमने सभी को पहले से ही पूछा दिया है। तो ये कॉन्टेक्टर जैसे ही होल्ड होगा तो इसके एनो से एक सप्लाई निकलेगी, और वो सप्लाई जो है वो जाएगी टाइमर पे, यानी कि मेन कॉन्टेक्टर के साथ साथ टाइमर भी ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमर का A1 मिल गया, साथ ही साथ हमने इसके कॉमन पॉइंट को सप्लाई दे दी। अब यहाँ पे देखो 17 और 18, ठीक है, ये आपस में एनसी होते हैं, तो ये स्टार वाला सप्लाई यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार की सप्लाई निकली, तो वो एनसी रहेगी स्टार्टिंग में, जब तक कि टाइम टाइम हमारा जो भी टाइमर में सेट किया है तब तक ये एनसी ये सप्लाई निकलेगी, और ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी, ये जाएगी डेल्टा के एनसी में, और डेल्टा के बंद ही रहेगा हमारा कॉन्टेक्टर, तो डेल्टा के एनसी से पास होगी, और वो स्टार का A1 बनेगी। क्यों इसके एनसी से लिया, क्योंकि इन दोनों के आपस में क्या है, इंटरलॉकिंग है। ठीक, अभी जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट हुआ तो क्या होगा कि ये जो डेल्टा है, ये वाला पोर्शन एनो रहता है नॉर्मल में, तो ये बाद में एनसी बनेगा, और जैसे ही एनसी बना तो ये सप्लाई यहाँ से पास होगी, और
ये स्टार पॉइंट जो कॉन्टेक्टर है इसके एनसी से होता हुआ ये डेल्टा का A1 बनेगा और हमारी मोटर हमेशा डेल्टा में चलती रहेगी रेगुलर। ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि हम स्टार डेल्टा में मोटर को शिफ्ट क्यों कराते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब हमारी मोटर बंद कंडीशन में है और जैसे ही उसको हम सप्लाई देते तो जैसे ही चलती है तो उस समय उसका रोटर क्या हुआ, रुका रहता है। रुका रहता है तो इनिशियल में उसको करंट ज़्यादा चाहिए। अब वो ज़्यादा करंट लेगी तो क्या होगा, मोटर की वाइंडिंग जल सकती है ना, डैमेज हो सकता है, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मोटर को हम स्टार में चलाते हैं स्टार्टिंग में, तो हम वोल्टेज कम कर देते हैं। स्टार में तो आपको पता ही है कि वोल्टेज कम हो जाता है, √3 गुना हो जाता है ना। तो √3 हो जाएगा तो क्या होगा, लगभग 57% के आसपास जो है वोल्टेज मोटर को मिलेगी और वो लो स्टार्टिंग टार्क के साथ स्टार्ट हो जाएगी और कम करंट से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा आप समझ सकते हो। और जैसे ही मोटर अपना 80% या 75% के आसपास स्पीड ले लेगी, उस समय जो है हम क्या करेंगे कि मोटर को डेल्टा में शिफ्ट कर देते हैं और जैसे ही डेल्टा में सप्लाई कनेक्ट होगी तो वोल्टेज पूरा मिलेगा मोटर को और मोटर पूरा वोल्टेज के साथ रन करती रहेगी। इसलिए हम स्टार और डेल्टा में मोटर को शिफ्ट कराते हैं। पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं ताकि वोल्टेज कम हो जाए, वोल्टेज कम होने से उस करंट कम होगा। लगभग 57% वोल्टेज जो है मोटर को मिलता है और मोटर जो है लिमिट करंट के साथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है ताकि मोटर के जलने का खतरा न रहे। और जैसे ही मोटर 70-80% स्पीड पकड़ती है तो मोटर को हम फुल वोल्टेज यानी कि डेल्टा में कर देते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इसमें 17 पॉइंट है, 18 पॉइंट और 28 पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट समझना है किस प्रकार से काम करते हैं तो मैंने NONC कैसे पहचाने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो आप देख लेना। तो उसमें आपको पूरी तरह से जो है ये 17, 18, 28 या कहीं कहीं पे यहाँ पे 11 नंबर होगा, 12 नंबर होगा, 14 नंबर होगा, तो ये आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। तो देखिए अभी हम वन बाय वन समझते हैं कि जब मोटर हमारी स्टार में चलती है तब क्या होता है। ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ये स्टार कंडीशन है। स्टार कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा होल्डिंग सर्किट तो एज इट इज़ काम करेगा ही करेगा, मेन कॉन्टेक्टर हमारा हमेशा लगा रहेगा। लेकिन मेन कॉन्टेक्टर के लगने के साथ साथ हमारा टाइमर भी चलता है। अब टाइमर में देखो जैसे ही मोटर हमारी स्टार में रन करेगी तो उस समय क्या होगा कि टाइमर के ऊपर 17 और 18 वाला जो पॉइंट है ये NC रहेगा और सप्लाई यहाँ से देखो ये पास होगी और ये डेल्टा के NC पे जाएगी, डेल्टा के NC से इसके A1 पर चली जाएगी। उस समय ये जो 17 और 28 नंबर का जो पॉइंट है टाइमर में ये NO बना रहेगा। NO बना रहेगा तो ये सप्लाई यहाँ से आउट नहीं होगी। ठीक है। और डेल्टा को A1 नहीं मिलेगा। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर को A1 नहीं मिलेगा तो ये बंद रहेगा और स्टार कॉन्टेक्टर हमारा रन करेगा। अब जैसे ही हमारा मोटर 70-80% स्पीड ले लेगी तो उस समय क्या होगा कि हमारी मोटर डेल्टा में शिफ्ट होगी, है ना। और जब डेल्टा में शिफ्ट होगी तो क्या कंडीशन बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 17 और 18 नंबर का जो पॉइंट है टाइमर का, जो भी टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी सेट किया था, उसके बाद ये वाला पॉइंट NO हो जाता है। ठीक है। और जो डेल्टा वाला पॉइंट था जो पहले NO था, देखो यहाँ पे ये जो NO था ये क्या हो गया, यहाँ पे NC हो गया जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होने पे। और ये NC जो यानी कि 28 नंबर जो सप्लाई निकलेगी वो स्टार कॉन्टेक्टर के NC से होते हुए डेल्टा का A1 बनेगी, है ना। तो NC क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपस में इनकी इंटरलॉकिंग है इसलिए। उस समय क्या होगा कि जो 17 और 18 नंबर पॉइंट है ये तो NO रहेगा तो ये सप्लाई जो है ये पास नहीं होगी और हमारी मोटर जो है डेल्टा पे ही चलती रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि स्टार में क्या पोजीशन होती है, ये इस पॉइंट से सप्लाई निकलेगी और वो डेल्टा के NC से स्टार का A1 बनेगी और जैसे ही मोटर हमारी डेल्टा में शिफ्ट होगी तो ये NO हो जाएगा और ये NC बनेगा और यहाँ 28 से सप्लाई निकलेगी और ये जो है
स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से होता हुआ ये डेल्टा के A1 पर आएगी और कॉन्टेक्टर डेल्टा होल्ड रहेगा और हमारी मोटर कंटिन्यूअस डेल्टा में यानी कि फुल वोल्टेज पे रन करती रहेगी। ये उसका कंबाइंड सर्किट है जो अभी हमने समझा स्टार और डेल्टा वाला, कि किस कब डेल्टा में काम करेगी कब स्टार में काम करेगी। जब स्टार होगा तब क्या होगा, जब डेल्टा होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम समझ चुके हैं पूरा सर्किट डायग्राम। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा और कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी दूर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंट्रोल फ्यूज तो सप्लाई आई, दोबारा फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये कंट्रोल एमसीबी लगाई है, यहाँ से हमने A2 सीधा सबको दे दिया है, तीनों कॉन्टेक्टर को और टाइमर को। साथ ही साथ हमने जो फेज वाला सिरा है, या समझ लो कि जो A1 है वाला सिरा है, वो कंट्रोल फ्यूज पे लेके गए। कंट्रोल फ्यूज से वो ओवरलोड रिले के एनसी से होता हुआ ऑफ पुश बटन पे आएगा। जो ऑफ पुश बटन है वो हमेशा एनसी रहता है, और यहाँ एनो पुश बटन पे आएगा। एनो पुश बटन हमेशा एनो रहेगा, इसको हम जब दबाते हैं तभी ये एनसी बनता है। तो जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा, ये एनसी बनेगा और इसका A1 कॉन्टेक्टर का मेन कॉन्टेक्टर को मिलेगा और ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। उसी समय हमने जो होल्डिंग सर्किट बना रखा है वो सप्लाई हमने इसके एनो पे दे रखा है। तो जैसे कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये एनो एनसी बनेगा और यहाँ से जो है कॉन्टेक्टर हमेशा A1 इसको मिलता रहेगा और ये ऑन रहेगा। और यहाँ से जो है एक सप्लाई हमने लिया है एनो के आउटपुट से, और वही सप्लाई जो है टाइमर के A1 पर दिया है, ताकि हमारा टाइमर तब चले जब हमारा मेन कॉन्टेक्टर लग जाए। तो स्टार डेल्टा में हमेशा मेन कॉन्टेक्टर लगा ही रहेगा, ठीक है। और डेल्टा और स्टार आपस में जब ज़रूरत है तभी चलेगा स्टार, बाकी हमेशा डेल्टा में मोटर चलेगी। तो यहाँ से ये सप्लाई हमने इसके A1 पे दिया, A1 से हमने टाइमर के कॉमन पे सप्लाई दे दिया। अब नॉर्मल कंडीशन में 17 और 18 यानी स्टार वाला पॉइंट एनसी रहेगा। जब तक एनसी रहेगा, जब जो भी टाइम हमने सेट किया है तब तक, फिर ये सप्लाई जो है इसके एनसी से इसके स्टार पॉइंट के A1 पर मिलती रहेगी और स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। जैसे टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो ये जो एनो वाला पोर्शन है ये एनसी बनेगा, और यहाँ से जो है सप्लाई वो स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए इसके एनो पर A1 पर आ जाएगी और डेल्टा में मोटर रन करती रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग कैसे है। अभी देखो हम इसमें और भी सर्किट बना सकते हैं, कैसे, जैसे कि हम मेन के ऊपर और भी एनो लगा सकते हैं, इनके ऊपर भी एनो लगा सकते हैं। तो उस एनो का यूज़ हम इंडिकेशन पर्पस के लिए करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन सर्किट है, जो हमको समझना है, जिसकी हमको ट्रबल शूटिंग करना है ना, कर सकते हैं, तो उसके लिए ये ही मेन सर्किट होता है। बाकी तो इंडिकेशन और उसके लिए रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का फिगर है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर देखो पतले पतले बहुत सारे वायर आपको दिख रहे हैं। एक तो एनसी होगा, है ना, और इसके एनो से एक सप्लाई टाइमर को जा रही होगी, ये टाइमर है। और बाकी जो है, बाकी ये इंडिकेशन पर्पज से है। जैसे कि पंप ऑन है, अगर पंप के पैनल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पंप ऑन, पंप ऑफ, है ना, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन, स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑफ, मेन कॉन्टेक्टर ऑन। तो उस सब के लिए हमने इंडिकेशन की सप्लाई यहाँ से ली गई है एनो से, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने जो मेन पोर्शन कंट्रोलिंग का है, बेसिक कंट्रोलिंग, जो हमको ट्रबल शूटिंग करने में सपोर्ट करेगी, तो उसके लिए मैंने आपको सर्किट समझाया है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।